दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं इतिहास की। कौन से इतिहास की, कैसे इतिहास की, किसके इतिहास की। हम बात करें उस इतिहास की जिसका नाम लेते ही शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है, एक प्रकार की शक्ति मिलती है, एक प्रकार का जोश मिलता है, एक प्रकार का जुनून मिलता है। हम ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं और ऐसा इतिहास है एकमात्र विश्व में राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को लेकर हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि राजपूताने के इतिहास में ऐसी क्या उपलब्धि है जिसको पढ़ते ही हमारे शरीर में अलग प्रकार का जोश जुनून मिलता है। तो हम बात करें कि राजस्थान के इतिहास को कैसे जाना जाए, कैसे पढ़ा जाए, राजस्थान के इतिहास को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे जानें, जिससे हमें इतिहास का पता हो। राजस्थान के इतिहास को आपको जानना है तो आपको अभिलेख पढ़ना पड़ेगा, आपको गुहा लेख पढ़ना पड़ेगा, आपको स्तंभ लेख पढ़ना पड़ेगा, आपको शिलालेख पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रशस्ति पढ़नी पड़ेगी, आपको विदेशी इतिहासकारों के ऐतिहासिक किताबों को पढ़ना पड़ेगा, आपको राजस्थान या भारत के इतिहासकारों की ऐतिहासिक किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं अभिलेखों की। अभिलेख की बात करें तो आपको पता है कि अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। कौन सी ग्राफी? फोटोग्राफी नहीं, एपिग्राफी। और ऐसी एपिग्राफी जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि हमने अभिलेखों को पढ़ना है, तो अभिलेखों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपको इसको एपिग्राफी कहा जाता है। अभी आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण कार्य किया गया था 1871 में, कार्लाइल के द्वारा किया गया था। कार्लाइल के द्वारा 1871 में यह कार्य किया गया था और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो हम राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए कुछ शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, कुछ शिलालेखों के बारे में जानकारी जुटाते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं आनंद के साथ में कि राजस्थान का इतिहास क्या है। सबसे पहले एक शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं। उस शिलालेख का नाम है बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख, ये बड़ली का शिलालेख नाम क्या है? बड़ली का शिलालेख। अब आपको इतिहास कैसे पढ़ना है, सबसे पहले ये होना चाहिए बड़ली कहाँ है, ये शिलालेख कहाँ है, कहाँ लगा हुआ है, इससे संबंधी हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, कौन कौन सी जानकारी का पता चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये बड़ली कहाँ है। ये बड़ली है, बड़ली मिलती है अपने को, एक मंदिर है वो अजमेर में एक गांव है, उस गांव का नाम है बड़ली गांव। बड़ली गांव कहाँ है? अजमेर में। उस गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है बिलोत माता का मंदिर। कौन सी माता का? बिलोत माता का मंदिर। बिलोत माता का मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? बड़ली गांव, अजमेर में। जब आप बिलोत माता के मंदिर को जाते हो तो आपको वहाँ एक शिलालेख मिलेगा। क्या मिलेगा? शिलालेख। इस शिलालेख को कहते हैं बड़ली का शिलालेख। कौन से शिलालेख? बड़ली का शिलालेख। और बड़ली का शिलालेख इसलिए कहा जाता है क्योंकि किस गांव में मिलता है? बड़ली गांव में। और बड़ली गांव कहाँ है? अजमेर में। अब आपको पता है यहाँ एक माता का मंदिर है, उस माता का नाम है बिलोत माता। कौन सी माता? बिलोत माता। प्रश्न बन गया, बिलोत माता का मंदिर कहाँ है? बड़ली कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजपूताना में। तो हमें एक शिलालेख के बारे में जानकारी मिलती है, बड़ली का शिलालेख जो बिलोत माता के मंदिर के में लगा हुआ है। ये बड़ली गांव में, बड़ली गांव अजमेर में है, अजमेर राजस्थान में है। ये आपको जानकारी क्या मिलती है? अगर उस शिलालेख को पढ़ोगे तो आपको पहली जानकारी मिलेगी, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख कहाँ है? बड़ली गांव में। किस मंदिर पे लगा हुआ है? बिलोत माता का मंदिर है। इसके अलावा भारत का शिलालेख देखोगे तो भारत के शिलालेखों में सबसे 2 नंबर जो प्राचीन शिलालेख है वो बड़ली का शिलालेख माना जाता है। भारत के शिलालेखों का जब अध्ययन करते हैं तो नंबर 2 पे जिसका नाम आता है वो अपना बड़ली का शिलालेख है। राजपूताने का बात करें, नंबर 1 पे आता है। नंबर 1 का मतलब सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा नहीं, सबसे चौड़ा नहीं, सबसे नवीन नहीं, सबसे प्राचीन शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख होता है बड़ली का शिलालेख। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि जो गौरी शंकर हीरानंद जो ओझा थे, इन्होंने इस शिलालेख को वहाँ से उठा के राजपूताना संग्रहालय में रख दिया। इसका मतलब ये राजपूताना संग्रहालय कहाँ है? ये अजमेर में है।
अजमेर में कौन सा संग्रहालय? राजपूताना संग्रहालय। कहाँ किसको रखा? बड़ली का शिलालेख को किसने उठाया? तो उठाया किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो बड़ली शिलालेख है, हम गए अजमेर में गए बड़ली गांव में गए बिलोद माता के मंदिर। हम किसी गांव में जाते हैं तो कहा जाता है कि अब शाम का टाइम होता है, घूमने का टाइम होता है, ऐसे कहा जाता है चलो मंदिर चलते हैं। किसका मंदिर है? तो बोलते हैं, कोई कहता है हमारे गांव में भैरव जी का मंदिर प्रसिद्ध है, कोई कहता है कि माता जी का प्रसिद्ध मंदिर, कोई कहता है गोगा जी का प्रसिद्ध। इस प्रकार प्रसिद्ध हर गांव में राजपूताना में एक मंदिर प्रसिद्ध होता है। हर गांव का एक मंदिर होता है, वहाँ लोग शाम को या सुबह जाते हैं, मन्नत मांगने जाते हैं। तो हम कौन सी माता गए? बिलोद माता मंदिर। हमने जाके पूजा अर्चना की, देखा यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है। शिलालेख का नाम है बिलोद माता का शिलालेख, बड़ली गांव शिलालेख। इसकी जो लिपि है उसको कहा जाता है ब्राह्मणी लिपि। ये ब्राह्मणी लिपि के लिखा हुआ है। और इस लिपि में ये आपने खोज की तो उसे पता चला कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो हम कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बड़ली का शिलालेख कहाँ है भाई? बड़ली गांव अजमेर। बड़ली गांव अजमेर। कौन सी माता है? बिलोद माता के मंदिर पर लगा हुआ है। कोई बात नहीं, लगा हुआ है तो कौन सी लिपि में है? लिपि कौन सी लिपि है? ब्राह्मण लिपि है। बिलोद माता का मंदिर है, लिपि हो गई। इसके अलावा जानकारी क्या मिलती है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है तो भारत का कौन सा है? भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख। दूसरा प्राचीन शिलालेख। अभी यह शिलालेख क्या बड़ली गांव में है? क्या बिलोद माता के मंदिर में लगा हुआ है? या इसको कहीं उठा के कहाँ रख दिया? तो कहते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे राजपूताना संग्रहालय कहाँ है भाई? अजमेर में रख दिया। ये है हमारा बड़ली का शिलालेख। ये है बड़ली के शिलालेख से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सभी के सहयोग से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होकर ही मैं आप सबको पढ़ाता हूँ। इसी क्रम में कहा जाता है कि एक शिलालेख है बड़ली का, दूसरा शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख। अब उस गोसुंडी के शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे कि ये गोसुंडी का शिलालेख कहाँ है, गोसुंडी शिलालेख में कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, कौन कौन सी जानकारियाँ उपलब्ध है, हमें इतिहास को जानने में कहाँ तक मदद मिलती है। तो हम इसी क्रम में 2 नंबर जो हमारा शिलालेख है वो है गोसुंडी का शिलालेख। गोसुंडी, कौन सी सुंडी? गोसुंडी। और ये गोसुंडी आपको पता है ये कहाँ है भाई? ये सुंडी है हमारी, कहाँ है? चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। तो गोसुंडी का शिलालेख कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़ में मिलता है। होता ऐसा है कि आपको पता है कि गोसुंडी शिलालेख गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी लिपि कौन सी है, इसकी भाषा कौन सी है, इस शिलालेख से संबंधित कौन कौन सी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। सबसे पहले करें भाषा की बात। हम कहाँ गए? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कहाँ गए? गोसुंडी। गोसुंडी में क्या पढ़ा हमने? शिलालेख। शिलालेख पे कौन सी भाषा है? संस्कृत में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं भाषा। कहाँ है भाई गोसुंडी गांव? चित्तौड़गढ़ में। भाषा कहते हैं इसकी संस्कृत है। कौन सी कृत है? संस्कृत है। इसके अलावा कहा जाता है इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। लिपि। इसके अलावा कहा जाता है भाषा हो गई, लिपि हो गई। जानकारी क्या मिलती है? गोसुंडी में आप जाओगे तो वहाँ एक भगवान विष्णु का मंदिर बना हुआ है।
भगवान विष्णु के मंदिर पर ही ये शिलालेख लगा हुआ है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु के मंदिर के पास में एक शिलालेख है। उस शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। विष्णु जी के मंदिर गए, हाथ जोड़ा, शिलालेख को पढ़ा, भाषा संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, लिपि ब्राह्मणी समझ में नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं। जानकारी क्या मिलती है? मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु किस अपने संप्रदाय से संबंधित है? तो हम कहते हैं भगवान विष्णु है भागवत विष्णु संप्रदाय से संबंधित है। कहते हैं कि सबसे प्राचीन विष्णु जी का मंदिर राजस्थान में, राजपुताना में विष्णु जी का मंदिर आप खोजोगे तो सबसे प्राचीन मंदिर मिलेगा आपको गोसुंडी गांव का विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णु मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, साथ में भगवान विष्णु से संबंधित है, विष्णु संप्रदाय से संबंधित है, भागवत संप्रदाय से संबंधित है। अगर ये सबसे प्राचीन मंदिर है, इसका मतलब हुआ भागवत संप्रदाय का, विष्णु संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर कहाँ है? गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ में। कोई बात नहीं। इसमें जानकारी क्या मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि सबसे पहले आपने श्यामलदास ददवाड़िया का नाम सुना है। श्यामलदास जी ददवाड़िया गए, उन्होंने इस शिलालेख को देखा। शिलालेख को देखो इन्होंने एक फ़ोन किया D.R. भंडारकर को। D.R. भंडारकर को फ़ोन किया कि आप कहाँ हो? कि मैं तो बाहर हूँ। कि बाहर नहीं, आप फटाफट गोसुंडी गाँव में चित्तौड़गढ़ में आओ। कि हुआ क्या कि यार एक शिलालेख मिला है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, कौन सी भाषा है कौन सी लिपि है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिला जरूर है। जिस प्रकार प्राचीन काल में एक किसी का घर में एक पत्र आता था, डाकिया देके जाता, तो उस व्यक्ति को ढूंढा जाता था जो व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी को पढ़ सके। ददवाड़िया साहब ने किसको फ़ोन किया? ददवाड़िया साहब ने D.R. भंडारकर साहब को फ़ोन किया फटाफट आओ, आप इस शिलालेख को पढ़ो, आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, फ़ोटो खींच के मेरे को व्हाट्सअप सेंड करो, मैं व्हाट्सअप पे पढ़ दूंगा। कि यार आप आओ तो सही। तो D.R. भंडारकर साहब गए। इन्होंने कहा कि साहब ददवाड़िया साहब, ये तो संस्कृत भाषा में लिखा है, ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, तो ये कहता क्या है? कि ये कुछ ही नहीं कहता है। ये कहता है कि ये जो मंदिर है भगवान विष्णु का है और ये सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर का प्रमाण मिलता है और भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है। कि कोई बात नहीं। इसमें और क्या लिखा गया है? तो कहा कि इसमें लिखा गया है कि सर्वतात नाम का एक राजा था, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। कि इतनी जानकारी वहाँ, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो काम को। तो ये हमें कहानी के माध्यम से, इन एक मजाक के माध्यम से हमने ये कहा गोसुंडी है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ एक शिलालेख मिला, विष्णु मंदिर के पास में लगा हुआ है। विष्णु मंदिर कहाँ है? गोसुंडी गाँव में। इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मणी है। इसके अलावा इसमें जानकारी मिलती है कि राजा सर्वतात अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। कहते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर होने के कारण राजपुताना में, राजस्थान में भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है विष्णु मंदिर। इसको सबसे पहले खोजा किसने? श्यामलदास ददवाड़िया ने। श्यामलदास जी ददवाड़िया ने किसको फ़ोन किया? D.R. भंडारकर को। पढ़ा किसने? D.R. भंडारकर साहब ने। तो ये हमें कुछ याद करने के तरीका है। भाषा हमारी संस्कृति, लिपि ब्राह्मणी। हमने कहा गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में मिला। कौन सी सुंडी? गोसुंडी। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जानकारी क्या मिलती है? पहले सबसे पहले देखा किसने? सबसे पहले श्यामल दास ददवाड़िया। और ये ददवाड़िया साहब हमारे चारण जाति के गोत्र होती है, ददवाड़िया उन गोत्र से संबंधित है। श्यामलदास जी ददवाड़िया, सबसे पहले श्यामलदास जी ददवाड़िया ने देखा था और इसको पढ़ने का श्रेय D.R. भंडारकर को दिया जाता है। D.R. भंडारकर को दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं। जानकारी क्या मिलती है? सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर, जानकारियों में यह है सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर। सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है तो हम ये कह सकते हैं भागवत संप्रदाय का, भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन, भागवत संप्रदाय कहें या इसको अपने वैष्णव भी संप्रदाय कह सकते हैं। चलो कोई बात नहीं।
जानकारी क्या मिलती है, ये कहते हैं राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, किस शिलालेख से मिलती है, तो हमारा गोसुंडी का शिलालेख हो जाएगा। तो एक बार पुनः हम गोसुंडी के शिलालेख को देख लेते हैं। तो गोसुंडी कहाँ है भाई? गोसुंडी है चित्तौड़गढ़ में। भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मणी, कहाँ है गोसुंडी गांव? चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले श्यामलदास ददवाड़िया ने इसको देखा, देख लिया। पढ़ने का श्रेय D.R. भंडारकर को दिया जाता है। सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है, भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसको वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। राजा सर्वतात के अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ये कौन से मंदिर पे लगा हुआ है? विष्णु मंदिर पे। ये विष्णु मंदिर है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। सबसे प्राचीन ये भागवत संप्रदाय का मंदिर भी माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर भी माना जाता है। ये विष्णु मंदिर है, यहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति है। ये है गोसुंडी का शिलालेख। आशा है, विश्वास है, जो आपको जो शिलालेख पढ़ा है आपको समझ में आया है। नहीं आया है तो भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। इसी क्रम को लेकर हम आगे चर्चा करें। नंबर 3 पे हमारा शिलालेख आ जाता है मान मोरी का शिलालेख। कौन सी मोरी का? मान मोरी का शिलालेख। तो मान मोरी के शिलालेख के बारे में एक पहले पढ़ते थे कि कर्नल जेम्स स्टुअर्ट इसको कहाँ ले गए थे? इंग्लैंड ले गए थे, लेकिन ले गए नहीं थे, यहाँ से ले गए थे, बीच रास्ते में अधिक वजन होने के कारण इसको फेंक दिया था। ऐसे जानकारी मिलती है। कौन सा शिलालेख? इससे पहले रटते थे कि मान मोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स स्टुअर्ट अपने साथ में ले गए थे, अधिक वजन होने के कारण फेंक दिया। लेकिन अब हमें ये जानकारी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर की जानकारी। है क्या मान मोरी का शिलालेख? ये मान मोरी का जो शिलालेख है, मान मोरी का शिलालेख। और मान मोरी का शिलालेख कहाँ से मिला है भाई? चित्तौड़गढ़ से। कौन से गढ़ से? चित्तौड़गढ़ से। अब होता ऐसा है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसका प्रशस्तिकार कौन था? पुष्प नाम का व्यक्ति था। कौन सा? प्रशस्तिकार। प्रशस्तिकार कौन था? पुष्प नाम का व्यक्ति था। चलो कोई बात नहीं। इसके लेखक के बारे में कहा जाता है कि इसके जो लेखक थे उसका नाम था शिवादित्य। कौन सा आदित्य? शिवादित्य। चलो ठीक है, शिवादित्य जी नाम लिख दिया। अभी हम कहते हैं कि मान मोरी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में कहाँ है? मानसरोवर झील के किनारे है। आप कभी चित्तौड़गढ़ जाओ तो आप पूछना कि मानसरोवर झील कहाँ है, तो वो कहेंगे आसपास बता देंगे कि वहाँ मानसरोवर झील है। उस झील के पास में लगा हुआ था कौन सा शिलालेख? मान मोरी का शिलालेख। तो कहते हैं कि मानसरोवर के झील के किनारे मान मोरी का शिलालेख लगा हुआ था। उसके पास में कौन गए? कर्नल जेम्स स्टुअर्ट। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट जो राजस्थान के इतिहास का जो जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, उसने देखा, उसको पढ़ा और उसने कुछ जानकारियाँ जुटा के उसको लिखी। और लिखने के बाद में जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उनका मन लग गया। जैसे कभी क्या होता है, कोई जगह छोड़ के जाते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती है, तो या तो हम मांग लेते हैं कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मेरे को दे दो ना। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर ये करते हैं कि धीरे से चुरा लेते हैं। ये कि बच्चों में एक आदत होती है, ये बच्चों की आदत में होती है, कुछ ऐसे बड़े व्यक्तियों की भी आदत होती है कि कोई चीज़, जैसे किसी व्यक्ति के पास में किताबें हैं, उस किताबों का हमने कहा कि यार किताब बड़ी शानदार है, कहाँ से लेके आए? कि जयपुर से, दिल्ली से, कोटा से। कि यार मेरा तो वहाँ जाना नहीं रहता है, किताब मेरे को दे दो ना। कि यार किताब तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा। कोशिश ये रहती है कि किताब दे दे तो ठीक है, नहीं धीरे से फिर चुराना पड़ेगा। दूसरा रास्ता तो यही है। तो हो सकता है कि कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने इस शिलालेख को किसी से मांगा होगा या नहीं दिया होगा, कि उसको मन में क्या ऐसी भावना जगी, उस शिलालेख को अपने साथ में ले लिया और लेके जा रहे थे समुद्र मार्ग से। और बीच रास्ते में समुद्र मार्ग से जा रहे थे तो आपको पता है कि पहले जहाज़ों में जाया जाता था। जहाज़ों में कहा कि यार एक काम करो, ये जो शिलालेख अधिक वजन है इसमें, और कर्नल जेम्स स्टुअर्ट या तो आप समुद्र में कूदो और ये शिलालेख को फेंक दो, एक को कूदना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को तो आप इंग्लैंड छोड़ दो, इसको फेंक देते हैं, अधिक वजन है। तो पहले बता देते तट पर कि अधिक वजन है। तो कहते हैं कि इस प्रकार अधिक वजन होने के कारण इसको फेंक दिया था। प्रश्न ये नहीं कि किसको फेंका गया था, प्रश्न ये है कि जानकारी क्या क्या मिलती है। हम इस शिलालेख को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? हमें इस जानकारी मिलती है मौर्य वंश से संबंधित ये शिलालेख था। कौन से वंश से? मौर्य वंश से संबंधित। प्रश्न बन सकता है कि मान मोरी का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश से संबंधित है तो जानकारी क्या मिलती है? चित्रानंद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण
चित्रानंद मौर्य ने करवाया, मौर्य वंश ने करवाया। इस चीज का जो प्रमाण है वो प्रमाण है मानमौरी का शिलालेख। और मानमौरी का शिलालेख है 713 ईस्वी का। कौन सी ईस्वी का? 713 ईस्वी का। चलो कोई बात नहीं। दूसरी जानकारी मिलती है, 4 मौर्य राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनका नाम लिखा हुआ है। एक का नाम है महेश, एक का नाम है मान भोज और एक का नाम है भीम। भीम, भोज, मान, महेश्वर, 4 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेख पे बकायदा चारों राजाओं के नाम लिखा गया है। इसके अलावा जो जानकारी मिलती है कि काल भोज या जिसको बप्पा रावल कहते हैं, वो क्या करते हैं, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। किसको कौन हराता है? काल भोज या बप्पा रावल किसको हराते हैं? मान मौर्य को हराते हैं। कब हराते हैं? 734 ईस्वी में। और किस पर अधिकार कर लेते हैं? चित्तौड़गढ़ पे। तो चित्तौड़गढ़ पर काल भोज या बप्पा रावल ने अधिकार किया, ये जानकारी हमें मान मौर्य शिलालेख से मिलती है। इसके अलावा हमने ये कहा कि इसको कौन ले गया था? कर्नल जेम्स टोड ले गया था। कुछ बातों को लिखते हैं, उसके बाद में समझते हैं कि ये मान मौर्य का शिलालेख क्या कहता है और क्या क्या जानकारियां इससे हमें मिलती है। तो एक एक जानकारी को पढ़ेंगे, एक एक बात को पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो कोशिश ये करते हैं कि कहानी भी समझ में आए, इतिहास भी समझ में आए, बातें भी समझ में आए और आपके द्वारा जो किया गया कमेंट में मुझे समझ में आए। हम ये कहते हैं ये अभिलेख मान मौर्य का अभिलेख कहाँ है? मान मौर्य का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। कौन सी ईस्वी? 713 ईस्वी। प्रशस्तिकार कौन थे? पुष्प। लेखक कौन है? शिवादित्य। चलो कोई बात नहीं। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, ये मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में मिला। कौन सी झील? मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील है, ये कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़। मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ पर मिला। मिल गया? चलो मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो देखो क्या मिलता है इसमें? इसमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। कौन से वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, लेकिन मिलती क्या है? तो मिलती यह है कि चित्रानंद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा आनंद? चित्रानंद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चलो कोई बात नहीं। और आपको मौर्य संबंधी क्या क्या जानकारी मिलती है? 4 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको कहते हैं, इसमें 4 राजा। और 4 राजा कौन से? एक का नाम है मान, एक का नाम है भीम, एक का नाम है भोज, एक का नाम है महेश्वर। ये 4 राजा है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 4 राजा मान, भीम, भोज, महेश्वर के बारे में जानकारी मिलती है। कोई बात नहीं, मिल गई जानकारी, मिल गई। अब हम कहते हैं कि काल भोज ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। तो हम ये कह सकते हैं 734 ईस्वी में कौन सा मौर्य? मान मौर्य को हराकर काल भोज ने किस पे अधिकार कर लिया? मान मौर्य पे अधिकार नहीं किया, काल भोज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो चित्तौड़ पर जो अधिकार किया वो किसने किया? काल भोज ने किया। कब किया? 734 में। किसको हराकर? मान मौर्य को हराकर। कर्नल टोड इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से अभिलेख को इंग्लैंड ले जाते समय और समुद्र में फेंका था? तो प्रश्न यह बन सकता है कि हमें
कौन से अभिलेख की जानकारी मिलती है? तो वो जानकारी मिलती है मान मौर्य के अभिलेख की। मान मौर्य जो शिलालेख है, ये शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इससे संबंधित एक बार पहले पढ़ लेते हैं। मान मौर्य का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में, कौन सी ईस्वी का है? 713 का। प्रशस्तिकार कौन है? पुष्प। लेखक शिवादित्य। कहाँ मिला? मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न बन सकता है मानसरोवर झील कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। इससे संबंधित किस वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? मान मौर्य का शिल चित्तौड़गढ़ में जरूर है, लेकिन ये कोई महाराणा वर्गों के बारे में जानकारी नहीं देता। ये एकमात्र मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देता है। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। कहते हैं कि चित्रानंद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करा, ये जानकारी यहाँ मिलती है। 4 राजाओं के बारे में मान, भीम, भोज, महेश्वर के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर काल भोज या बप्पाराव ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, जानकारी देता है। कर्नल टोड ने इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया, या तो समुद्र में इसको शिलालेख को फेंकते, हो सकता है कि उसको भी फेंक देते, लेकिन अच्छा हुआ शिलालेख को फेंका, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही हमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित जानकारियां मिलती है। उसे राजस्थान का जनक या राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो ये साथियों 3 शिलालेखों के बारे में जानकारी मिली आपको, मैंने दी, पूरी कोशिश की आपको मैं कि जानकारी सही सटीक पढ़ाऊँ। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न छूट गया है या किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में करें, पूरी कोशिश करूंगा कि आपका प्रश्न सही व सटीक जवाब दूं। आशा और विश्वास है, मैं पॉलिटी के साथ साथ में इतिहास से मैं रुचि रखता हूं और मेरे को अच्छा लगा कि मैं आपको कुछ न कुछ जानकारी दूं, तो कोशिश करके जानकारी दी गई है। इसके अलावा कोई गलती हो तो गलती इंसान से होती है, और गलती तो मैं बहुत ज़्यादा ही करता हूं, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूं अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपके दिमाग में या मैंने किसी भी प्रकार कोई गलत जानकारी दी है तो आपका छोटा भाई होने के नाते मैं क्षमा याचना मांगता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।